हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान प्राइवेट चैनल। सो आज डेट है 2 अक्टूबर 2023 और ये हमारा द हिंदू का दिल्ली एडिशन का पहला आर्टिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ऑयल फर्म्स रेजेस एटीएफ एंड कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। अब एटीएफ, इसमें ये बोला गया कि जो हमारे ऑयल फर्म्स होती है ना, बोथ प्राइवेट सेक्टर की एंड गवर्नमेंट सेक्टर की, उन्होंने एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल की प्राइसेस को इंक्रीज किया है। और साथ ही जो कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस है ना सिलेंडर की, उनको भी इंक्रीज किया है, जो अराउंड 209 पर सिलेंडर तक बढ़ सकती है। जिससे इससे क्या होगा, इससे जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो यूज होता है, लाइक रेस्टोरेंट में और होटल्स इंडस्ट्रीज वगैरह में जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए एलपीजी सिलेंडर यूज होता है, उन पर एक झटका से लग सकता है क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगी। और साथ ही में ही प्राइसेस ऑफ जेट फ्यूल अराउंड 5% तक बढ़ेंगे। ये आर्टिकल बेसिकली यही बोल रहा है। लेकिन साथ में जो हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए एलपीजी सिलेंडर होते हैं ना, उनकी प्राइसेस अनचेंज रहेगी, मीन्स उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और साथ में आपको पता है, रिसेंटली अगस्त में गवर्नमेंट ने 200 रुपीज रिडक्शन किए थे जो डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए सिलेंडर थे ना, उन पर। किनके अंडर में? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जितने भी बेनिफिशियरी थे, उनके लिए जो अवेलेबल रहेगा एलपीजी गैस सिलेंडर फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए, उस पर 200 रुपीज का रिडक्शन किया था। आप कह सकते हो सब्सिडी के रूप में किया था। तो ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि एटीएफ जेट फ्यूल की प्राइसेस की बढ़ेंगी, जिससे हमारे एयर जिससे हमारे एयरफेयर्स भी, सब एयर सर्विसेज जो लेते हैं, एरोप्लेन से सवार यात्रा करते हैं, उन पर अफेक्ट पड़ेगा। कमर्शियल सेक्टर में रेस्टोरेंट पर अफेक्ट पड़ेगा। तो आर्टिकल बस यही है, एक फॉरवर्ड पॉइंट है, आपकी न्यूज में होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल बोल रहा है कश्मीर बैट इंडस्ट्री हिट इट्स स्वीट स्पॉट आफ्टर 102 ईयर्स। यहाँ पर आपको पता है कश्मीर जो है ना, कश्मीर की स्पेशली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एंड पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर की बैट इंडस्ट्री बहुत फेमस है। अभी रिसेंटली जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करने वाला है, जो स्टार्ट होगा 5 अक्टूबर से, वहाँ वहां पर जो अफगानिस्तान की टीम है, उसने कश्मीर के बैट इंडस्ट्रीज, जो कि कश्मीर ब्लू ग्रुप से बनाए जाते हैं, उनको ऑर्डर दिया। मीन्स जो अफगानिस्तान की टीम थी, उसने कश्मीर बैट इंडस्ट्रीज के जो बैट है रहते हैं ना, वो बहुत फेमस होते हैं, वो ब्लू ग्रुप से बनते हैं। तो अफगानिस्तान की टीम ने इनको ऑर्डर दिया है, और ऐसा इन्होंने 102 साल बाद ऐसा कोई केस आ रहा है कि रिवाइवल कंडीशन कश्मीर की बैट इंडस्ट्रीज के लिए कोई बन रही है। और इसमें बोला गया है कि कश्मीर की बैट इंडस्ट्री कंसंट्रेट रहती है पुलवामा और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्लू ग्रुप्स अच्छे से उगते हैं, जिससे ये बैट बनते हैं। अब ब्लू ग्रुप्स क्या होते हैं? पेड़ी की तरह होते हैं, और इनके लिए ऑप्टिमल कंडीशन होती है कि ये वेट हाईलैंड्स में उगते हैं। मीन्स इनमें नमी भी होनी चाहिए और ऊंचाई के साथ ये उगते हैं। साथ में ये आर्टिकल ये भी बता रहा है कि जो अभी इंडस्ट्री की सिचुएशन है, वो खराब, दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हर साल अराउंड 75,000 ब्लो ट्रीज को काटा जाता है बैट इंडस्ट्रीज के लिए। और जो वहाँ के लोग हैं मैन्युफैक्चरर, वो कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल की जो रिसोर्सेस है, उनकी कमी आ रही है। जब क्योंकि पेड़ में ही नहीं बचेंगे तो बैट इंडस्ट्री कहाँ से सस्टेन कर पाएगी। उन्होंने कहा मात्र 3,000 ट्रीज ऐसे अवेलेबल हैं जिस सीजन में, जिनसे बैट इंडस्ट्री डिपेंड हो सकती है। और साथ में उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को इसकी ब्लू ग्रुप्स की फार्मिंग करना चाहिए, इनिशिएटिव लॉन्च करने चाहिए, जिससे कि जो कश्मीर फेमस अपनी बैट इंडस्ट्रीज के लिए, वो लॉस्ट ना हो जाए। सो आर्टिकल ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कश्मीर में ये बैट इंडस्ट्रीज फेमस है, इस पर पूछ सकते हैं। ये ब्लू ग्रुप्स होते कहाँ है, इनकी इनकी उगने की कंडीशंस कहाँ कहाँ बनती है, कहाँ कौन से एरिया में रहते हैं, इस पे स्पेशली ये इस पे पूछ सकते हैं। इकोलॉजी एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लू इंडस्ट्री, ब्लू ग्रो, जो कि बैडन एरियाज में उगते हैं,
एट द हाइट ऑफ मोर हाइट। सो बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल रिसेंटली मालदीव की गवर्नमेंट ने जो वहां के प्रेसिडेंट इबुशलुई को हटा करके, मीन्स अभी इलेक्शन हुआ था, उसमें मोहम्मद मुइजू जो कि मेयर ऑफ माले थे उनको चुना गया। ये आर्टिकल बेसिकली ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट तो वहां की चेंज हो गई, लेकिन इंडिया को अपने एंगेजमेंट को चेंज नहीं करना चाहिए। इंडिया को लगातार अपने टाइज डीपेंड करना चाहिए विद द माले गवर्नमेंट। सो इसमें ये बोला गया है कि हाँ ये हुआ था। स्पेशल बात यहाँ पे ये आर्टिकल ये बताया है कि जो अभी जो करंट प्रेसिडेंट बने हैं वहाँ के, वो जिस पार्टी से रिलेटेड है, अफिलिएटेड है, वो पार्टी ने इंडिया की बहुत सारे केसेस में बुराई की है, मीन्स क्रिटिसिज्म किया है इंडिया का। तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है, लेकिन बात ये भी है कि वहाँ जो प्रेसिडेंट, इनका नाम मोहम्मद मुइजू है, उन्होंने डायरेक्ट वे में कभी भी इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है। उसमें ये बोला कि प्राइम मिनिस्टर पहले नेशन लीडर थे जिन्होंने मुइजू की सक्सेसफुल प्रेसिडेंट बनने पर बधाइयां दी थी। और बस यही है कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को मेंटेन करना चाहिए। बैलेंस ट्रेडिशनल मोस्ट पावरफुल नेबर है इसलिए, और चाइना के भी इंगेजमेंट मालदीव में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इंडिया को बैलेंस आउट करना चाहिए। तो बस ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। ये आपके GS2 पॉइंट ऑफ व्यू में बायलेटरल रिलेशनशिप होते हैं ना, उसमें इंडिया मालदीव के रिलेशन से पहले भी एक दूसरे से एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो वहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट इंडिया आउट कैंपेन चला था उसके बेसिस पर। सो आर्टिकल एक फॉर्डर पॉइंट में आप यूज कर सकते हो। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है एक एज अ केस स्टडी के रूप में आप यूज कर सकते हो। हम बताते हैं कैसे कर सकते हैं। तो रिसेंटली 6 यंग पीपल्स फ्रॉम पुर्तगाल जिनकी एज 11 to 24 है, उन्होंने 32 यूरोपियन गवर्नमेंट को श्यू किया है। मीन्स कहाँ पर किया है? यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट इन फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में यूके, रशियन, टर्की इंक्लूड करके 32 यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट इन 6 यंग प्रोफेशनल ने केस दायर किया है। उन्होंने ये बोला कि ये कंट्रीज अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, पेरिस एग्रीमेंट को के कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर रही हैं, और क्लाइमेट एमिशन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है उसके बेसिस पर। लेकिन कंट्रीज ने इसको रिजेक्ट करते हुए कोई इनिशिएट ही नहीं लिया। तो आप एक केस स्टडी में लिख सकते हो कि कैसे जनरल पब्लिक अवेयर हो रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर, और कैसे अब वो डिमांड कर रही है अपनी गवर्नमेंट से कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्लाइमेट चेंज, अदरवाइज circumstances will be more difficult. So as a case study में आप इसको यूज कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो ये आर्टिकल है इंडिया US रिलेशन पर, जिसमें जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि इंडिया US रिलेशन अभी जिस टाइम पर है वो एक अलग पोजीशन में है। पॉजिटिव फीडबैक में बोला उन्होंने। उन्होंने बोला कि अब हम लोग इतने अच्छे से एक दूसरे से कंफर्टेबल हो गए हैं एज अ पार्टनर कि हम अब भी एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, ना कि एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। क्योंकि डील हो जाता है एक फॉर्मल टर्म में, और वर्क हो जाता है इनफॉर्मल, मीन्स बहुत एंगेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला है कि, और इन्होंने ये कहाँ बोला है, US की एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था सेलिब्रेटिंग कलर्स ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड US। सो इसमें इन्होंने ये बोला, साथ में जयशंकर प्रसाद जी ने ये भी बोला कि हमारी जो G20 प्रेसिडेंसी जो सक्सेसफुल साबित हुई, उसमें इंडिया और US के रिलेशन से, मीन्स US की अभी सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है, इसलिए वो सक्सेसफुल हो पाई है। और साथ में ये बोला कि आगे भी ये रिलेशनशिप बढ़ते रहेंगे। उन्होंने अपने, जब राजीव गांधी इन 1985 में US गए थे, मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 2005 में US गए थे, और प्राइम मिनिस्टर की सेवरल विजिट हमारे इन रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। और साथ में जो अभी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर खोला गया, खोलने की बात हो रही है, I2U2E मीन्स इंडिया, इजराइल एंड US UAE, और इंडो पैसिफिक कॉपरेशन
और सेमीकंडक्टर फील्ड में आईसेट इनिशिएटिव इन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भी इंडिया यूएस बहुत ज्यादा हद तक काम कर रहे हैं। सो ये आर्टिकल आपके बायलेटरल रिलेशनशिप और ग्रुपिंग में भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इंडिया यूएस एंड जो ग्रुपिंग हो रही है लाइक ICET, क्वाड, इंडो पैसिफिक, I2U2, ये सब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो ये आर्टिकल में लास्ट आर्टिकल है। रिसेंटली इंडोनेशिया ने एक लॉन्च की चाइना फंडेड हाई स्पीड रेल जिसका नाम रखा गया है वूश, जो कि 600 पीपल्स की जकार्ता जकार्ता से लेकर जावान सिटी और बांडुंग जो कि इंडोनेशिया ही में है, उसको जोड़ेगी। ये हाई स्पीड ट्रेन है और ये आएगी चाइना के वेल्थ एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के तहत, इसलिए चाइना ने इसको फंड ले किया है। और ऐसा करना ये फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशिया में होगी हाई स्पीड रेल इंडोनेशिया के अंदर। सो बस इसमें यही बताया कि कोविड-19 के बाद डिले हो गया था, इस वजह से प्रॉब्लम हुई, लेट लेट हुई है। सो इसका नाम क्या है, वूस खोला है चाइना ने, चाइना फंडेड है, कहाँ खोला, इंडोनेशिया में। ये ऐसी फर्स्ट साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी पहली ट्रेन होगी हाई स्पीड रेलवे। थैंक यू। अगर आपको ये हमारा क्रिस्प शॉर्ट एनालिसिस अच्छा लगता हो डेली द हिंदू का, सो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारा चैनल। अब कोई सजेशन एडवाइस हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।